वेलकम टू प्रोफेसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सरसाइज में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, इसका एक छोटा सा तारीफ है या डेफिनेशन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है शार्ट में। तो कहते हैं अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड देन इंक्लूड्ड इन ब्रेसेस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर अरे या जो रियल नंबर होती है इसकी जो कलेक्शन होती है इसको ब्रेसेस में बंद करके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और इसको ब्रेसेस में बंद किया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मदरजे दिए गए मैट्रिसेस की क्या मालूम करें, ऑर्डर मालूम। अब सबसे पहले हम ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डर होता क्या है मैट्रिक्स का। हमारे पास आता है एक मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में दो लाइनें होती है, एक होता है हॉरिजॉन्टली इस तरह और एक होता है वर्टिकली इस तरह। जो हमारे पास लाइन होता है हॉरिजॉन्टली इसको हम कहते हैं रो, और जो हमारे पास होता है वर्टिकली इसको हम कहते हैं कॉलम। तो एक रो और एक कॉलम का हमने बताना है इस क्वेश्चन में कि इस या ये पार्ट ए है, इस पार्ट ए में कितने रो है और कितने कॉलम है, बस इसको ही क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि एक रो ये है और एक रो ये है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस मैट्रिक्स टू रोज। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, टू कॉलम्स। ओके, जस्ट हमने ये इसको नॉमिनेट करना है कि इसमें कितने कॉलम है और कितने ही रो है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बी पार्ट। अब बी में भी इसी तरह है, जो दो कॉलम है और दो ही हमारे पास रो है। तो हमारे पास 2 कॉलम रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, हमारे पास सी पार्ट आता है, इसमें हम देखते हैं इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो हमारे पास रो जो है वो एक है, कॉलम हमारे पास 2 है, 2 कॉलम है एक रो है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रो एंड 2 कॉलम। यहाँ पे हमारे पास डी पार्ट आता है, डी में कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, और रो कितने, एक रो 2 रो 3 रो। तो हमारे पास यहाँ पे कितने आता है, 3 रोज एंड 1 कॉलम। ओके, हमारे पास एफ पार्ट में आता है, एक ही हमारे पास कॉलम है और एक ही रो है। तो 1 रो एंड 1 कॉलम। ये हमारे पास आ गया पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स, जिसमें हमने बताना है कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मदरजे में से हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अब हमने इसकी इक्वलिटी कैसे मालूम करनी है, वही पहला क्वेश्चन जो हमने ऑर्डर पढ़े थे। ऑर्डर ही के जरिए हम इसकी इक्वलिटी को क्या कहते हैं, मेजर कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं, बराबर है कि नहीं है। तो हम पहले मैट्रिक्स से जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनके साथ हम इसके जो रो है और कॉलम है इसको लिखते हैं। पहले रो लिखते हैं, इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है। ओके, दूसरे मैट्रिक्स में हम देखते हैं इसमें एक ही रो है मगर 2 कॉलम है। तो एक रो 2 कॉलम हो गए। अब इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ये जो 5 - 2 है ये एक ही हिस्सा है, मतलब अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो 3 बच जाता है। तो एक रो है और एक ही कॉलम है हमारे पास, एक रो और एक ही कॉलम। ये हमारे पास एक रो है और 2 हमारे पास कॉलम है। तो ये हमारे पास एक रो आ गया और 2 कॉलम आ गए। इसमें हमारे पास 2 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह बाकी का भी हमें इसी तरह मालूम करना है, और बाद में हम इसकी इक्वलिटी को देखते हैं कि इसमें कितने यानी कि रो है और कितने ही कॉलम है। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है। ये 3 - 1 है, ये एक रो आ गया। ये 3 - 3 ये दूसरा रो आ गया, लेकिन इसका कॉलम जो है वो एक ही कॉलम है। ये 2 रो 1 कॉलम आ गया। अब ये हमारे पास आ जाता है 2 रो और 2 ही कॉलम है, क्योंकि इसमें 2 रो आ गए और 2 ही कॉलम है। इसमें अब हमारे पास आ जाता है ये एक रो है, कॉलम एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये। 3 + 2 जो है वो फिर वही आता है, यानी इन दोनों को आपस में जमा करो तो एक ही 5 आता है।
तो ये हमारे पास आ गया कि 2 रो 1 कॉलम। ये हमारे पास आ जाता है, ये भी इसी तरह है, एक रो एक कॉलम दूसरा कॉलम, एक रो दूसरा रो, यानी 2 बाई 2 है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हमने इसको मालूम करना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल होते हैं। इसका आंसर हम लिखते हैं कि अगर हमारे पास ए है तो ए इक्वल है किसके, 1 और 1 किस में है, ए इक्वल है सी के। अच्छा, तो इसके बाद एक और भी देख लेते हैं, शायद यहाँ पे हो जो 1 बाई 1 हो। तो हमारे पास 1 बाई 1 और कोई नहीं है, तो ये हमारे पास ए जो है सी के इक्वल है। अब हम बी का देखते हैं कि बी किसके इक्वल है। तो बी में 1 और 2 है, 1 कॉलम है 2 रो है, ये हमारे पास ये डी बी के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 2 बाई 1 है, सही है, ये फिर इसके साथ 2 बाई 1 है, ये 2 बाई 2 है, ये भी 2 बाई 1 है और ये 2 बाई 2 है। ये भी आ गया इक्वल डी का। अब हम कहते हैं कि ई को हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सी भी हो गया डी भी हो गया। और अब लिखते हैं बी के ई जो है वो हमारे पास क्या है, ई 2 बाई 2 है, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि 2 बाई 2 हमारे पास ये एच आ गया और दूसरा 2 बाई 2 हमारे पास इक्वल जे आ गया। अब इसके बाद ई की बारी ख़त्म हो गई, अब एफ की बारी शुरू हो गई। तो एफ किसके इक्वल है, एफ जो है वो 2 बाई 1 है। तो हम देख लेते हैं कि 2 बाई 1 यहाँ पे एक ये है, एफ इक्वल है जी के, ओके, और 2 बाई 1 एक ये है जो हमारे पास इक्वल होता है आई के। इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें सिर्फ इनकी इक्वलिटी मालूम करानी है और उनको बतानी है। और इक्वलिटी हम किस बिना पे मालूम करेंगे, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे, कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ए बी सी और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दे दें। तो हम पहले इस क्वेश्चन को जो है इक्वेशन में लिख लेते हैं कि ए प्लस सी इज इक्वल टू, ये ए प्लस सी ये दरमियान में आ गया इज इक्वल, और इसके बाद 0, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए प्लस 2b, ए प्लस 2b इक्वल टू क्या है, -7, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास आता है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3, ओके। 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास a प्लस सी है पहला जो इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ना a की वैल्यू हमें मालूम है और ना ही c की वैल्यू, तो हम इसको हल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे है हमारे पास a प्लस 2b, अब ना हमारे पास b की वैल्यू मालूम है फिलहाल और ना ही a की, तो हम इसको भी हल नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे हमारे पास c माइनस 1, क्योंकि इनमें अरकान नहीं है, अगर कोई अदद होता तो हम इसी को डायरेक्टली इस तरह हल कर सकते हैं। तो अब हम उठाते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, c माइनस 1 इक्वल टू 3, c माइनस 1 इक्वल टू 3 है। तो हमारे पास c हमारे पास इक्वल आ जाता है इसके -1, ये -1 है। मैथ के रूल के मुताबिक अगर इस -1 को इक्वल के इस साइड पे ले जाए तो ये क्या हो जाता है, c माइनस 1 इक्वल के इस साइड पे ले जाने से ये 3 अपनी जगह पे रह जाएगी। ये c ये -1 है, इक्वल के इस साइड पे ले जाने से ये +1 लग जाएगा। तो ये हमारे पास c इक्वल टू 3 + 1, ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास आ गया c की वैल्यू जो हमसे मांग रहा है क्वेश्चन में, ओके, c की वैल्यू। तो अब हम कर लेते हैं 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को उठा लेते हैं कि 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, ओके। अब हमारे पास जो 4d है और यहाँ पे 2d है, तो हमारे पास 4d इस 2d, ये प्लस वाला 2d जिसके साथ निशान नहीं होता है तो वो प्लस वाला होता है। तो ये 2d है, अगर हमने इसको इक्वल के इस साइड पे ले आया तो ये -2d बन जाएगी, ओके। उस साइड पे +2d थी, इस साइड पे माइनस हो जाएगी।
ये -6 है, इसको इक्वल के उस साइड पे ले जाने से +6 बन जाएगी। ओके, ये यहाँ से हमने वहाँ पे चेंज कराया और ये 2d को यहाँ पे ले आया, तो ये प्लस का 4d है, ये माइनस का 2d है। जब ये दोनों आपस में माइनस हो जाए तो ये हमारे पास 2d इक्वल टू सिर्फ 6 बच जाता है। ओके, अब हमने ये 2 जो है ये यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ। तो मैथ के रूल के मुताबिक अगर हम किसी अरकान और रुकन को इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है d इक्वल टू 6/2, 2 1 2, 2 3 6। तो हमारे पास d की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया क्या, 3। ओके, अब हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू। अब क्या c की जब वैल्यू आ गई तो हम c से हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। a यही है, c की जगह पे हम c का जो रुकन है या जो आंसर है वो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो हम कह रहे यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में c को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a + c = 0 है। तो a वही आ गया, c की जगह जो प्लस है प्लस वही प्लस आ गया, c जो है हमारे पास इक्वल है 4 के = 0। a अगर इस +4 को हम इक्वल के इस साइड पे ले जाए तो ये -4 बन जाए। ये हमारे पास आ गया a की वैल्यू। ओके, अब हम चलते हैं जो हमारे पास ये b की वैल्यू है इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। अब हम a की वैल्यू को यहाँ a की जगह पे लगा देंगे और आगे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। a + 2b = -7। ओके, तो ये हमारे पास a की जगह पे हम क्या करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पुट a इन इक्वेशन 2। ओके, a को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 है, -4 आ गया। 2b + 2b वही आ गया =-7। ओके, तो ये हमारे पास प्लस का 4 है, अगर ये प्लस का 4 इक्वल के इस साइड पे चला जाए यानी 2b = -7 वही आ गया। ये प्लस का माइनस का 4 है, उस साइड पे जाके +4 बन जाएगा। ओके, तो ये b हमने सिंगल कर दिया, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। b = ये इन दोनों को आपस में हमने माइनस कर दिया, ये आ गया -3। ये 7 जो है बड़ा है, बड़े के साथ माइनस करा है तो माइनस ये आएगा, यानी -7 से 4 को माइनस करके हमने क्या किया, -3 आ गया इसका जवाब। और ये 2 जो यहाँ पे क्या हो रही थी, तकसीम और ज़रब हो रही थी, इसको हमने इक्वल के इस साइड पे ले जाके ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया b की वैल्यू। इसमें रूल जो है वो ये है कि इक्वल के इस साइड पे अगर प्लस है तो उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल के इस साइड पे अगर ज़रब हो रहा है तो उस साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।